Walaikum Okay, assalam. thank Yes, you. ma'am, you're audible. This is me here, Miss Nimranwar, a practitioner psychologist from a hospital setting. I hope you all are fine and doing great. First of all, I welcome to all of you in today's webinar, and I would like to thank Psych Station that they give me an opportunity to become a part of this amazing webinar series, which is Psych Prime Season 4, Episode 15 today, which is about substance use disorders. It is obviously a great learning opportunity for psychology students too. हाँ जी जनाब, आज की वेबिनार सीरीज़ आई विल ट्राई कि हम इसको बहुत सिंपल और इंफॉर्मेटिव रखें। लेट मी शेयर द स्लाइड्स। आप सब पार्टिसिपेंट्स जिन्होंने ज्वाइन किया हुआ है आज के इस वेबिनार को, क्या आप मुझे बता सकते हैं कि आपने कभी किसी ड्रग एडिक्ट पेशेंट को देखा है, क्लाइंट को डील किया है, या फिर अपनी सराउंडिंग में किसी को कभी सब्सटेंस यूज़ करते हुए देखा है? येस और नो में आप चैट बॉक्स में मुझे बता सकते हैं। ओके फाइन, ठीक है जनाब। अगर आपने किसी क्लाइंट को देखा है सराउंडिंग में अपने किसी सब्सटेंस को यूज़ करते हुए क्लाइंट को डील किया है, तो आज की ये वेबिनार सीरीज आपके लिए बहुत इन्फॉर्मेटिव है। In today's webinar, we will learn about the definition of substance use disorders, what is addiction, psychoactive substances क्या होते हैं, progression of use यानी कोई भी client अगर किसी substance को use कर रहा है तो उसकी क्या क्या reasons हो सकती हैं, the signs of addiction क्या है, यानी हम substance use को एक disorder या disease क्यों बोलते हैं, इसके पीछे हमारी signs of addiction क्या है। एसयूडीज लिस्ट यानी DSM-5 TR के मुताबिक हमारे पास कौन कौन से सब्सटेंस यूज डिसऑर्डर हैं और उनके लिए टर्मिनोलॉजीज क्या यूज़ होती हैं। प्रोजेस्का मॉडल हमारे पास क्लाइंट्स के बारे में क्या कहते हैं, ड्रग एडिक्ट्स के बारे में स्पेशली। ट्रीटमेंट और मैनेजमेंट जो है हम क्लाइंट की किस तरह से करते हैं या किन बेसिस पे क्लाइंट का ट्रीटमेंट किया जाता है। अगर हम सब्सटेंस यूज डिसऑर्डर्स को सिंपली डिफाइन करते हैं, क्योंकि किसी भी टॉपिक की बेसिस को स्ट्रॉन्ग करने के लिए अगर हमें डेफिनेशंस का पता होता है, टर्मिनोलॉजीज का पता होता है, तो हमें डिसऑर्डर को समझने में और क्लाइंट को डील करने में बहुत आसानी होती है। इवन के केस फार्मूलेशन में भी ये जो आज की वेबिनार है आपको बहुत ज़्यादा हेल्प आउट करेगा। सब्सटेंस यूज डिसऑर्डर जो कि अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन की तरफ से डिफाइन किया जाता है, इज़ अ कॉम्प्लेक्स कंडीशन इन विच देयर इज़ uncontrolled use of a substance despite harmful consequences. People with substance use disorder have an intense focus, sometimes called an addiction, on using a certain substance such as alcohol, tobacco, or other psychoactive substances to the point where their ability to function in day to day life becomes impaired. People keep using the substance even when they know it is causing or will cause problems. इस सिंपल स्लाइड में मैंने जो इस डेफिनेशन में इंपॉर्टेंट बातें हैं वो 3 मेजर इंपॉर्टेंट थिंग्स यहाँ पर मेंशन है। अनकंट्रोल्ड यूज ऑफ अ सब्सटेंस डिस्पाइट हार्मफुल कॉन्सिक्वेंसेस, यानी एक क्लाइंट जो कि किसी भी सब्सटेंस को यूज़ कर रहा है वो उसके इख्तियार में नहीं होता, वो काफ़ी दफ़ा ये कोशिश करता है क्लाइंट कि मैं इस सब्सटेंस को यूज़ ना करूँ, लेकिन इख्तियार में ना होने की वजह से वो उस सब्सटेंस को ओवर एंड ओवर अगेन यूज़ कर रहा होता है, जबकि उसको पता होता है कि मुझे इसका कोई नुकसान होगा या नहीं होगा, या फिर इसकी वजह से मुझे कोई प्रॉब्लम्स आ रही हैं। डे टू डे लाइफ फंक्शनिंग बिकम्स इम्पेयर्ड। ऑब्वियस जितने भी हमारे पास साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स होते हैं वो हमारे पास जब मॉडरेट टू सीवियर लेवल पे जाते हैं, जो क्लाइंट की एबनॉर्मेलिटी है वो डे टू डे लाइफ फंक्शनिंग डिस्टर्ब होने की वजह से हम क्लाइंट को डिसऑर्डर की कैटेगरी में डालते हैं। सिमिलरली इन सब्सटेंस यूज डिसऑर्डर, क्लाइंट जब बहुत ज़्यादा एक्सेसिव अमाउंट यूज़ कर रहा था सब्सटेंस की, तो उसकी जो डे टू डे लाइफ फंक्शनिंग होती है जिसमें उसकी सोशल लाइफ है, पर्सनल लाइफ है, फैमिली लाइफ है, वो सब डोमेन्स जो हैं वो क्लाइंट की काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब होती हैं। पीपल कीप यूजिंग द सब्सटेंस इवन व्हेन दे नो इट इज़ कॉजिंग और विल कॉज प्रॉब्लम्स। अब यहाँ पे हम सब्सटेंस यूज डिसऑर्डर की बात कर रहे हैं। इसमें एपीए वाले हमें ये कहते हैं कि जनाब जो एक क्लाइंट या एक नॉर्मल पर्सन जब सब्सटेंस को यूज़ कर रहा होता है वो एक एडिक्शन की कैटेगरी में जाता है या एडिक्शन की स्टेज तक पहुंचता है, तो उसे ये पता होता है कि मुझे ये भी जो भी साइकोएक्टिव सब्सटेंस लाइक चर्च है, पाउडर आइस वगैरह, कोई भी सब्सटेंस जो मैं ले रहा हूँ इसकी वजह से मुझे नुकसान हो रहा है या फिर इन फ्यूचर मुझे इसका बहुत ज़्यादा नुकसान हो सकता है। अपने नुकसानात को जानते हुए भी क्लाइंट जब उस सब्सटेंस को यूज़ करता रहता है, देन वो सब्सटेंस यूज डिसऑर्डर की कैटेगरी में आता है।
इसी तरीके से अगर हम नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एनआईएमएच के मुताबिक सब्सटेंस यूज डिसऑर्डर को देखते हैं, तो वो भी बहुत सिंपल इसकी डेफिनेशन देते हैं, इज अ ट्रीटेबल मेंटल डिसऑर्डर दैट अफेक्ट्स अ पर्सन's ब्रेन एंड बिहेवियर leading to their inability to control their use of substances like legal or illegal drugs, alcohol, or medications. Symptoms can be moderate to severe, with addiction being the most severe form of SUDs. यानी जो हमारे पास सब्सटेंस यूज डिसऑर्डर के सिम्टम्स होते हैं वो मॉडरेट टू सीवियर होते हैं जब क्लाइंट जिसमें हम उसको एसयूडी की कैटेगरी में या फिर सब्सटेंस यूज डिसऑर्डर की जो लिस्ट हमें डीएसएम के मुताबिक दी जाती है उसमें उस क्राइटेरिया में क्लाइंट फॉल कर रहा होता है। अब यहाँ पर अगर हम सिंपली एडिक्शन को डिफाइन करते हैं, व्हाट इज एडिक्शन। हम बहुत ज़्यादा ये स्टेटमेंट बोलते हैं अगर क्लाइंट हमारे पास सब्सटेंस यूज डिसऑर्डर के साथ है या फिर ड्रग यूज़ कर रहा है या वो ड्रग एडिक्ट बन चुका है, तो हम कहते हैं कि क्लाइंट जो वो ड्रग एडिक्ट है। ठीक है, इसमें एक्चुअल में एडिक्शन होती क्या है? अ क्रोनिक रिलैप्सिंग ब्रेन डिजीज करेक्टराइज्ड बाय कंपल्सिव ड्रग सीकिंग एंड यूज डिस्पाइट हार्मफुल कॉन्सिक्वेंसेस। रिलैप्सिंग ब्रेन डिजीज, रिलैप्स का क्या मतलब होता है? रिलैप्स का मतलब ये है कि कोई भी डिज़ीज़ जो हम रिकवरी में आ गए या फिर हमने किसी भी स्टेज की तरफ हम दोबारा रिटर्न हो रहे हैं, ठीक है? मतलब फॉर एग्ज़ाम्पल एक पेशेंट जिसने ड्रग यूज़ किया, उसने वो डिसऑर्डर की कैटेगरी में आया, उसने अपना ट्रीटमेंट करवाया, तब उसके चांसेस होंगे कि वो रिलैप्स कर जाएगा। यानी एडिक्शन को एक रिलैप्सिंग ब्रेन डिज़ीज़ कहा जाता है, एक क्रोनिक रिलैप्सिंग ब्रेन डिज़ीज़ होती है। यहाँ पर अगर हम एक्यूट और क्रोनिक डिज़ीज़ को थोड़ा-सा सिम्प्लीफाई करते हैं, एक्यूट डिज़ीज़ क्या होती है? दैट अकर्स सडनली एंड लास्ट्स फॉर शॉर्टर पीरियड ऑफ टाइम, राइट? यानी एक्यूट डिजीज़ वो होती है जो कि एक शॉर्टर पीरियड ऑफ टाइम यानी मुख्तसर दुरानिये के लिए रहती है, जबकि क्रोनिक डिजीज़ दैट डेवलप स्लोली एंड लास्ट्स फॉर अ लाइफ टाइम। सो इसीलिए एडिक्शन को या फिर ड्रग एडिक्शन या सब्सटेंस यूज डिसऑर्डर को एक रिलैप्सिंग ब्रेन डिजीज़ कहा जाता है। एक क्रोनिक रिलैप्सिंग ब्रेन डिजीज़ है जिसमें चांसेस होते हैं कि क्लाइंट जो है वो अपनी रिकवरी के बाद भी दोबारा इस डिजीज़ का शिकार हो सकता है अगर वो अपने ट्रिगरिंग फैक्टर्स को कंट्रोल नहीं करता, मैनेज नहीं करता। Characterized by compulsive drug seeking and use despite harmful consequences। compulsive drug seeking behavior का होता है कि हम over and over again उस सब्सटेंस को यूज़ करने के लिए या उसको हासिल करने के लिए, उसको खरीदने के लिए, उसको इस्तेमाल करने के लिए हम बार बार अपने बिहेवियर्स को, रिपीटेटिव बिहेवियर्स या कंपल्सिव बिहेवियर्स को हम परफॉर्म कर रहे होते हैं। A chronic disease that is long lasting and that cannot be cured but can be managed। यहाँ पे chronic disease को भी हम simply define कर लेते हैं कि एक ऐसी disease जो कि long lasting है जिसको हम मुकम्मल तौर पे क्योर तो नहीं कर सकते हैं लेकिन उससे मैनेज किया जा सकता है। इसी तरह से जो हमारे पास ड्रग एडिक्ट पेशेंट्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा अपने ट्रीटमेंट के बाद भी इवन कि हमें कई केसेस ऐसे देखने को मिलते हैं जिसमें क्लाइंट जो है वो रिलैप्स कर जाता है या फिर दोबारा अपने उसी साइकिल में आ जाता है। तो क्योंकि उसमें कई ज़्यादा होते हैं, उसमें कई ज़्यादा फैक्टर्स होते हैं जिनको कंट्रोल करना या फिर मैनेज करना होता है। अगर हम वो चीज़ें नहीं करते हैं तो ऑब्वियसली हम किसी भी बीमारी का दोबारा शिकार हो सकते हैं। साइकोएक्टिव सब्सटेंसेस, हम जो भी ड्रग एडिक्ट सब्सटेंस यूज़ कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल अगर हम इसको सिंपल लैंग्वेज में बोलते हैं कि हम कोई भी चरस, आइस पाउडर, हेरोइन, शराब, इंजेक्शन वगैरह कोई भी यूज़ कर रहे हैं, तो उसे हम साइकोएक्टिव सब्सटेंस इज़ अ सब्सटेंस दैट अफेक्ट्स द बॉडीज सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड चेंजेस हाउ पीपल बिहेव और परसीव व्हाट इज़ हैपनिंग अराउंड देम। साइकोएक्टिव सब्सटेंसेस जो कि हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम को अफेक्ट करते हैं जिसकी वजह से हमारा बिहेवियर और जो हमारी परसेप्शन है उसमें काफ़ी एरर्स आते हैं, वो चेंज हो जाते हैं। सेंट्रल नर्वस सिस्टम दैट इंक्लूड्स ऑल द न्यूरॉन्स इन द ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड, जिसमें हमारे ब्रेन का मुकम्मल स्ट्रक्चर आ जाता है, स्पाइनल कॉर्ड आ जाती है। इवन के जो हमारे बॉडी के मेन फंक्शंस होते हैं वो भी सारे हमारे ब्रेन के थ्रू कंट्रोल हो रहे होते हैं। जब साइकोएक्टिव सब्सटेंसेस हम कोई भी यूज़ करते हैं उसकी वजह से, उसके इस्तेमाल की वजह से हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट होता है, जिस वजह से हमारा बिहेवियर और परसेप्शन में भी काफ़ी चेंजिंग्स आ जाती हैं। और किसी भी साइकोएक्टिव सब्सटेंस को यूज़ करने वाला अगर एक पेशेंट ड्रग एडिक्ट बन चुका है, एक नॉर्मल इंडिविजुअल ड्रग एडिक्शन की तरफ चला गया है, तो उसे इस चीज़ की परवाह नहीं होती कि उसके सराउंडिंग में क्या हो रहा है, क्योंकि उसके लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो है वो उसका वो एक साइकोएक्टिव सब्सटेंस ही होता है जिसको वो लेकर ले रहा है या इस्तेमाल कर रहा है या फिर उसको लेकर प्लेजर फील कर रहा है या उसकी वजह से उसको कोई सेटिस्फैक्शन मिल रही है। साइकोएक्टिव सब्सटेंसेस की जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो क्या होती हैं कि ये हमारे मूड्स को, थॉट्स को या फिर जो हमारी सेंसरी परसेप्शंस या बिहेवियर होते हैं उनको चेंज कर देता है। ठीक है, अब हमारे साइकोएक्टिव सब्सटेंस यूज़ करने की वजह से हमारे बिहेवियर में, मूड में, थॉट्स में या परसेप्शन में जो चेंजिंग्स आती हैं उसकी वजह से हमारा बिहेवियर बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब्ड हो जाता है और जो क्लाइंट है उसको कंट्रोल करना या मैनेज करना बहुत मुश्किल होता है। इवन कि अगर हम पाकिस्तानी सिस्टम्स में देखते हैं तो हमारे पास पेशेंट आता ही उस स्टेज पर है
जिसमें फैमिलीज़ कह रही होती हैं कि हमारा क्लाइंट जो बहुत देर से ये फ़लाँ सब्सटेंस यूज़ तो कर रहा था, लेकिन ये घर पर रह रहा था या फिर घर में कोई भी तोड़-फोड़ या कोई इसका एग्रेसिव बिहेवियर नहीं था या इसका मूड या थॉट में इतनी डिसरप्शन नहीं थी जितनी अब है। ठीक है? तो जब क्लाइंट इस स्टेज पे हमारे पास आता है कि अब वो घर में तोड़-फोड़ कर रहा है, वो अपने बीवी-बच्चों के ऊपर, माँ-बाप के ऊपर हाथ उठा रहा है, गाली-गलौच कर रहा है या वो अपने बिहेवियर को कंट्रोल नहीं कर पा रहा है, देन वो ट्रीटमेंट की तरफ जाते हैं और उसमें फैमिलीज़ की यही चीज़ें होती हैं कि ये हमारा जो ये पेशेंट है, जो हमारा ये बेटा है, बाप है, भाई है या कोई भी पेशेंट जो सब्सटेंस यूज़ कर रहा है, इसके बिहेवियर में पहले कोई चेंजिंग्स नहीं थी, पहले भी ये यूज़ करता था लेकिन अब आके चेंजिंग्स ज़्यादा आना शुरू हो गई हैं। तो जो साइकोएक्टिव सब्सटेंसेस हैं वो हमारे मूड, थॉट, सेंसरी परसेप्शंस और बिहेवियर को मुकम्मल तौर पे ऑल्टर कर देता है और इतना डिस्टर्ब कर देता है कि क्लाइंट को घर पर रखना या फिर उसको मैनेज करना बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि इसकी डेफिनेशन में भी हमने देखा कि अनकंट्रोल्ड यूज़ है डिस्पाइट हार्मफुल कॉन्सिक्वेंसेज़ है। इसमें क्लाइंट को इस चीज़ की परवाह नहीं होती कि मेरी सराउंडिंग में क्या हो रहा है या फिर इसकी वज़ह से मुझे क्या नुकसान होगा। तो जब ये चीज़ें बढ़ती जाती हैं, तो ऑब्वियसली जो अल्टरेशन है ड्यू टू साइकोएक्टिव सब्सटेंसेस वो बहुत ज़्यादा डिसरप्शन की तरफ ले जाती हैं। साइकोएक्टिव सब्सटेंसेस के बाद अगर हम ड्रग क्लासेस को देखते हैं कि हमारे पास 4 मेन क्लासेस ऑफ ड्रग्स या साइकोएक्टिव सब्सटेंसेस कौन-सी हैं, तो उसमें हमारे पास स्टिमुलेंट्स, ऑपियोइड्स, डिप्रेसेंट्स और हैलुसिनोजेंस होती हैं। ये 4 मेजर क्लासेस हैं। इसके अलावा भी हमारे पास कई ड्रग की कैटेगरीज़ हैं, जिसमें हमारे पास सब्सटेंसेस आर ड्रग दैट हैव एडिक्शन पोटेंशियल, मतलब कोई भी सब्सटेंस जिसकी हम बात कर रहे हैं, उसके अंदर एक एडिक्शन पोटेंशियल होता है। क्लाइंट जो है वो उस सब्सटेंस को यूज़ करने के बाद उसका एडिक्ट बन जाता है। जिसमें हमारे पास अल्कोहल, कैफ़ीन, कैनबिस, marijuana, ऑपियोइड, हेरोइन, कोकेन, इनहेलेंट्स, हैलुसिनोजेंस, हिप्नोटिक्स, सिडेटिव्स, एंग्ज़ोलिटिक्स, बेंजोडायज़ेपिन्स, बेंजोस और टोबैको वगैरह आ जाते हैं। ये वो कॉमन सब्सटेंसेस हैं जो कि हमें अपने सराउंडिंग में क्लाइंट जो इस्तेमाल कर रहा है वो मिल रहे हैं, देखने में आते हैं। जबकि जो 4 मेजर कैटेगरीज़ हैं वो स्टिमुलेंट्स, ऑपियोइड्स, डिप्रेसेंट और हैलुसिनोजेंस हैं। इसके अलावा अल्कोहल, कैफ़ीन एंड अदर सब्सटेंसेस आ जाते हैं। हाँ जी जनाब, साइकोएक्टिव सब्सटेंसेस भी हमने देख लिया, ड्रग क्लासेस देख ली, डेफिनेशंस देख ली हैं। अब अगर हम देखते हैं कि रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन क्या है, क्लाइंट्स जो भी कोई भी इंडिविजुअल जो ड्रग को ले रहा है, वो किन-किन तरीकों से ले रहा होता है और उसकी वजह से उसको क्या-क्या नुकसान होता है। रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन: swallowing, snorting, inhaling through the nose, smoking, inhaling fumes, intramuscular injection (IM), intravenous injection (IVs), topical applying the substances to the top layer of the skin, sublingual dissolving the substance under the tongue and absorbing it through the mouth tissue। ये 8 रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन जो कि मेजर हैं और हमारे पास हर साइकेट्री की बुक में या फिर जो हमारे पास एडिक्शन रिलेटेड बुक्स हैं उनके अंदर हमें लिखे हुए मिलते हैं कि जो भी एक क्लाइंट है वो स्वॉलिंग के थ्रू, स्नॉटिंग के थ्रू, स्मोकिंग, इनहेलिंग फ्यूम्स, आईवी इंजेक्शंस या आईएम इंजेक्शंस के थ्रू, टॉपिकल या सबलिंगुअल मेथड के थ्रू किसी भी सब्सटेंस को इनटेक कर रहा होता है। और इसमें जितने भी हमारे रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन है उनका जो स्पीड ऑफ एक्शन है वो डिफरेंट होता है। यानी स्पीड ऑफ एक्शन क्या होता है कि हम जो भी सब्सटेंस यूज़ कर रहे हैं उसको कितना टाइम या कितने मिनट्स या कितने सेकंड्स लगेंगे हमारी बॉडी में एब्जॉर्ब होने में या फिर हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम को डैमेज करने में या इफेक्ट करने में, या फिर जब हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम इफेक्ट या डैमेज होगा तो उसकी वजह से हमारा बिहेवियर या परसेप्शन किस तरह से चेंज होता है। अगर हम स्पीड ऑफ एक्शन में कुछ मेजर रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन की बात करते हैं तो उसमें जब हम स्मोकिंग के थ्रू कोई सब्सटेंस यूज़ कर रहे हैं तो वो 7 टू 10 सेकंड में उसका इफेक्ट आना शुरू हो जाता है। इंट्रावेनस इंजेक्शन जो कि हमारे पर 15 टू 30 मिनट्स 30 सेकंड्स तक जो है इसका असर होता है। मीन्स कि 15 टू 30 सेकंड्स जो है वो इसका स्पीड ऑफ एक्शन है। इसके बाद क्लाइंट जो है वो अपनी एक जो भी प्लेयर सीकिंग बिहेवियर है उसमें चला जाता है। इंजेक्टिंग इनटू द मसल और अंडर द स्किन 3 टू 5 मिनट्स लगते हैं। म्यूकस मेम्ब्रेन एब्जॉर्प्शन which takes 3 to 5 minutes, swallowing which take 20 to 30 minutes, absorbed through skin slowly over a longer period। स्पीड ऑफ एक्शन यानी कोई भी सब्सटेंस जो हमने 4 मेजर क्लासेस में, ड्रग क्लासेस में देखा या फिर अदर सब्सटेंसेस को देखा, उन्हें हमारी बॉडी में एब्जॉर्ब होने में या फिर उनका असर आने में कितना टाइम लगता है। स्मोकिंग 7 टू 10 सेकंड, इंट्रावेनस इंजेक्शन 15 टू 30 सेकंड्स एंड सो ऑन। अब जनाब ये तो हमें पता चल गया कि सब्सटेंसेस, साइकोएक्टिव सब्सटेंसेस क्या होते हैं, सब्सटेंस यूज डिसऑर्डर क्या होता है या फिर ड्रग की जो मेजर क्लासेस हैं वो कौन-सी हैं और उनका स्पीड ऑफ एक्शन क्या होता है। लेकिन एनआईएमएच नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ क्या कहता है कि कोई भी क्लाइंट या कोई भी इंडिविजुअल किस वजह से ड्रग्स को यूज़ कर रहा होता है। उसकी 4 मेजर रीज़न्स को एक्सप्लेन किया जाता है। टू फील गुड, टू फील बेटर, टू डू बेटर, क्यूरोसिटी एंड पीयर प्रेशर। टू फील गुड यानी फीलिंग ऑफ प्लेयर, हाई और इंटॉक्सिकेशन।
कि क्लाइंट खुद को अच्छा फ़ील करने के लिए या फिर किसी भी चीज़ का मज़ा लेने के लिए, एन्जॉय करने के लिए, एक प्लेयर फ़ील करने के लिए किसी भी सब्सटेंस को यूज़ कर रहा होता है। टू फ़ील बेटर, टू रिलीव स्ट्रेस, फॉरगेट प्रॉब्लम्स और फ़ील नम, यानी कई क्लाइंट्स जो कहते हैं कि मैं टेंशन को दूर करने के लिए नशा इस्तेमाल करता हूँ या फिर मैं जो भी स्मोकिंग वगैरह कर रहा हूँ, वो इसलिए कर रहा हूँ कि मुझे कोई भी पास्ट की मेमोरी रिकॉल ना हो या मुझे कोई डिस्टर्बेंस ना आए। टू रिलीव स्ट्रेस, फॉरगेट प्रॉब्लम्स और फ़ील नम, टू डू बेटर, इम्प्रूव परफॉर्मेंस और थिंकिंग। इसमें जो भी हमारे डिज़ायर इफ़ेक्ट होते हैं उसको अचीव करने के लिए, अपनी परफॉर्मेंस को बेटर करने के लिए क्लाइंट जो है वो नशा इस्तेमाल कर रहा होता है। क्यूरोसिटी एंड पीयर प्रेशर जो कि एक्सपेरिमेंटेशन के लिए यूज़ किया जाता है। तो ये 4 बड़ी वजूहात होती हैं जिसकी वज़ह से क्लाइंट नशा इस्तेमाल कर रहा होता है एनआईएमएच के मुताबिक। इसमें अगर हम जनरली स्पीकिंग भी देखते हैं कि हम किसी भी क्लाइंट से अगर पूछते हैं, किसी नॉर्मल पर्सन जो कि हमारे इर्द-गिर्द सराउंडिंग में कोई कोलीग है या कोई फ्रेंड वगैरह है, फ्रेंड सर्कल है, उसमें अगर हम पूछते हैं कि जनाब आप ये स्मोकिंग क्यों कर रहे हैं या फिर आप ये सब्सटेंस क्यों यूज़ कर रहे हैं, तो उसमें ज़्यादातर जो क्लाइंट्स हैं, जो इंडिविजुअल्स हैं, वो एक्सपेरिमेंटेशन के लिए, टू फील गुड या टू फील बेटर, इन्हीं 4-5 मेजर रीज़न्स को एक्सप्लेन करते हैं। जो प्रोग्रेशन ऑफ यूज़ है, ड्रग एडिक्शन का जो प्रोग्रेशन ऑफ यूज़ है, उसे हम 4 अदर टर्म्स में अगर देखें, एक्सपेरिमेंटल और रिक्रिएशनल यूज़, यानी बस तफरीह के लिए या फिर हम जब अपनी सोशल गैदरिंग में होते हैं तब हमने कोई नशा इस्तेमाल कर लिया। सर्कमस्टेंशियल और ओकेशनल यूज़, कभी-कभार ज़िंदगी में 1 आध दफ़ा या फिर साल में 1 आध दफ़ा किसी खुशी के मौके पर या फिर किसी गैदरिंग में बैठे हुए कोई भी सब्सटेंस यूज़ कर लिया। इंटेंसिफाइड और रेगुलर यूज़, एक्सपेरिमेंटल और सर्कमस्टेंशियल यूज़ जब हमारा डेली यूज़ में कन्वर्ट होता है, यानी हम पहले कभी-कभार इस्तेमाल कर रहे थे, सिर्फ़ हम पब्लिक गैदरिंग्स अपनी जो सोशल सर्कल है, उसमें इस्तेमाल कर रहे थे। लेकिन इंटेंसिफ़ाइड या रेगुलर यूज़ में क्या होगा कि अब हमने उस सब्सटेंस को डेली रूटीन का हिस्सा बना लिया और हम उसको डेली जो है वो किसी न किसी मिक़दार में इस्तेमाल कर रहे हैं और हम एक ड्रग से दूसरे ड्रग के ऊपर शिफ्ट हो रहे हैं। तो जब हम रेगुलर यूज़ की तरफ आते हैं, तो हमारा जो इफ़ेक्ट है, वो इंटेंसिफ़ाइड हो जाता है। जब इंटेंसिफ़ाइड या रेगुलर यूज़ हमारा कंपल्सिव या एडिक्टिव यूज़ में कन्वर्ट होता है, शिफ्ट होता है, तो जो कंपल्सिव और एडिक्टिव यूज़ है, एट दिस लेवल सब्सटेंस बिकम्स द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग इन अ पर्सन्स लाइफ, यानी इस स्टेज पर आकर जो क्लाइंट है, जो इंडिविजुअल जो इस नशे को इस्तेमाल कर रहा है, उस साइकोएक्टिव सब्सटेंस को ले रहा है, उसके लिए उसकी ज़िंदगी में उस सब्सटेंस से ज़्यादा कोई भी चीज़ अहम नहीं होती है। यही वजह है कि क्लाइंट जो उसकी डोमेन्स ऑफ लाइफ डिस्टर्ब हुई होती हैं, पर्सनल, फैमिली, सोशल लाइफ डिस्टर्ब हुई होती है, उन सब में उसको ऑलरेडी किसी भी डिस्पाइट द हार्मफुल कॉन्सिक्वेंसेस क्लाइंट ऑलरेडी जो है वो ड्रग को इनटेक कर रहा है। तो इस स्टेज पे आके जब उसकी रेगुलर यूज़ कंपल्सिव या एडिक्टिव यूज़ में कन्वर्ट होता है, शिफ्ट होता है, तो क्लाइंट जो है वो सिर्फ़ और सिर्फ़ अपने उस एक साइकोएक्टिव सब्सटेंस के लिए अपनी ज़िंदगी गुज़ार रहा होता है। उसने सुबह उठना है, अपने लिए अपनी डोज़ का इंतज़ाम करना है, अपने लिए उस साइकोएक्टिव सब्सटेंस को ढूँढना है, देखना है, खरीदना है, इस्तेमाल करने के बारे में सोचना है, उसको लेना है। फिर जब उसको विथड्रॉल सिम्पटम आना शुरू होते हैं या फिर उस डोज़ का असर थोड़ा ख़त्म होना शुरू होता है, दोबारा वो उसको लेने के लिए दगो-दो करता है। यानी क्लाइंट जो वो एक साइकिल में स्टक हो जाता है और उससे निकलना उसके लिए बहुत मुश्किल होता है, जब तक वो ट्रीटमेंट की तरफ या फिर किसी मैनेजमेंट की तरफ नहीं आता, तब तक वो उस साइकिल में रहता है। उस साइकिल में रहते हुए वो खुद के लिए और अपने साथ जुड़े हुए लोगों के लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदेह होता है। अब अगर हम साइंस ऑफ एडिक्शन की बात करते हैं कि जो भी हम एडिक्टिव सब्सटेंस यूज़ कर रहे हैं, उसके पीछे की साइंस क्या है? तो इसमें एडिक्शन के बारे में एक चीज़ जो हम अपनी सोशली जो बहुत ज़्यादा स्टिग्मेटाइज़ की जाती है कि जो भी शख्स नशा इस्तेमाल कर रहा है उसको नशेड़ी बोला जाता है, ठीक है? या फिर हम उसको कहते हैं कि ये बहुत बदकिरदार शख्स है या फिर ये शख्स ठीक नहीं है, ये नशा इस्तेमाल करता है। लेकिन साइकोलॉजी में या साइकियाट्री की दुनिया में इसकी प्रॉपर एक साइंस ऑफ एडिक्शन है जिसमें इज़ नॉट अ कैरेक्टर फ्लॉ, अ पर्सनैलिटी डिसऑर्डर और अ मोरल फेलिंग, इट इज़ अ हेल्थ प्रॉब्लम और डिज़ीज़। जिसमें ये स्टेटमेंट बिल्कुल क्लियर की कही जाती है कि ये कोई भी कैरेक्टर फ्लॉ नहीं है, यानी ये कोई भी किरदार की खराबी नहीं है, कोई पर्सनैलिटी डिसऑर्डर नहीं है और मॉरल फेलिंग यानी कोई अखलाकी जुर्म नहीं है। इट इज़ अ हेल्थ प्रॉब्लम और डिज़ीज़। ये एक सेहत से मुतल्लिक हमारा मसला है जिसमें हमारी फ़िज़िकल और मेंटल हेल्थ दोनों ही डिस्टर्ब होती हैं। अगर हम यहाँ पर देखते हैं एडिक्शन को डिज़ीज़ क्यों कहा जाता है? डिज़ीज़ इज़ एनी अल्टरेशन ऑफ द नॉर्मल स्ट्रक्चर और फंक्शन ऑफ एनी बॉडी पार्ट, ऑर्गन और सिस्टम दैट कैन बी आइडेंटिफाइड बाय अ कैरेक्टरिस्टिक एंड सिंड्रोम और सेट ऑफ सिम्पटम्स एंड साइन, यानी कोई भी डिज़ीज़ जिसकी वजह से हमारी जो नॉर्मल स्ट्रक्चर है, फंक्शन ऑफ बॉडी पार्ट है, वो डिस्टर्ब होता है या उसमें कुछ अल्टरेशन आती है, कुछ तब्दीली आती है, कुछ चेंजिंग्स आती हैं, राइट? Addiction meets the criteria of disease like heart disease. Addiction alters normal functioning in an organ, in this case the brain, and it has a characteristic of symptoms and sign.
अब हम यहाँ पे एडिक्शन को डिजीज़ क्यों कह रहे हैं? क्योंकि इसमें कुछ साइन एंड सिम्पटम्स होते हैं। अगर हम यहाँ पे साइन एंड सिम्पटम्स को देखते हैं, साइन्स जो हैं वो ऑब्जेक्टिव होते हैं जो कि दूसरे लोग उसे ऑब्ज़र्व कर रहे होते हैं, दैट कैन बी सीन बाय अदर्स, ठीक है? साइन एंड सिम्पटम्स अगर हम यहाँ पे थोड़ा-सा डिफरेंस देखते हैं, जिसकी वजह से एडिक्शन को एक डिजीज़ कहा जा रहा है, क्योंकि इसके अंदर कुछ साइन एंड सिम्पटम्स होते हैं। साइन को अगर डिफाइन करते हैं, दैट कैन बी सीन बाय अदर्स, दैट इज़ ऑब्जेक्टिव, जो कि दूसरे बता रहे होते हैं। सिम्पटम्स जो हैं सब्जेक्टिव होती हैं, डायरेक्टली एक्सपीरियंस्ड बाय द पर्सन, जिसको पर्सन कोई भी शख्स जो वो डायरेक्टली एक्सपीरियंस कर रहा होता है। फॉर एग्जांपल एक शख्स ये कहता है मुझे बहुत ज़्यादा सर में दर्द है या मुझे थकावट है, या फिर मुझे बहुत ज़्यादा चक्कर आ रहे हैं। तो ये जो एक सब्जेक्टिविटी है, ये सिम्पटम है, ये क्लाइंट खुद बता रहा है, ठीक है? अब एडिक्शन में क्या होगा कि जो हमारी सिम्पटम है वो हमारी क्रेविंग या एंग्जायटी होती है व्हेन नॉट यूजिंग। एडिक्शन की जो सिम्पटम है वो क्या होगी? क्रेविंग, यानी जब क्लाइंट को वो नशा इस्तेमाल नहीं कर रहा या फिर उसको वो सब्सटेंस नहीं मिल रहा, उस सब्सटेंस ना मिलने के नतीजे में जो उसको क्रेविंग होती है वो उसकी सिम्पटम होती है, जो कि एक सब्जेक्टिव एक्सपीरियंस होता है जो कि क्लाइंट खुद ही बता सकता है। साइन में क्या होगा? फॉर एग्जांपल एक पेशेंट कहता है कि मुझे बहुत ज़्यादा बुखार है और हम उसको अब बॉडी टेम्परेचर उसको हाथ लगा के देखते हैं तो उसकी बॉडी बहुत ज़्यादा हीट अप हुई है, उसकी आँखों से पानी आ रहा है, या फिर मतलब उसके चेहरे से देख के लग रहा है कि इसकी तबीयत ठीक नहीं है। इसी तरीके से एडिक्शन की जो सिम्पटम होगी, जो साइन होगा उसमें क्या है कि अगर क्लाइंट ने कोई भी सब्सटेंस इनटेक किया हुआ है, तो उसकी जो आँखों से पानी आना, नाक से पानी बहना, या फिर उसकी बॉडी शिवरिंग, या फिर बॉडी इम्बैलेंस होना, ये तमाम साइन्स जो कि हमें ऑब्जेक्टिवली हम क्लाइंट के ऑब्ज़र्व कर सकते हैं। तो साइंस ऑफ एडिक्शन या फिर एडिक्शन को एक डिजीज़ इसलिए बोला जाता है कि इसके अंदर कुछ साइन एंड सिम्पटम होते हैं। ऑब्वियसली जब भी हमारे पास कोई बीमारी होती है, कोई हार्ट प्रॉब्लम है, किसी को टीबी का मर्ज़ है, कोई शुगर का मसला है, किसी को ब्लड प्रेशर का मसला है, तो उसकी कुछ साइन एंड सिम्पटम्स की मैयर पर ही उनको ऑब्ज़र्व किया जाता है, उनको मैयर किया जाता है, उनकी रिपोर्ट्स वगैरह कराई जाती हैं, उनको ट्रीटमेंट की तरफ लेके आया जाता है। सिमिलरली एडिक्शन में भी ऐसे होता है कि साइन एंड सिम्पटम की बेसिस पर ही क्लाइंट के टेस्ट वगैरह करवाए जाते हैं। उसकी साइकोलॉजिकल, फॉर्मल, इनफॉर्मल साइकोलॉजिकल असेसमेंट होती है, उसकी मेडिकल रिपोर्ट्स होती हैं, देन उसको ट्रीटमेंट प्लान की तरफ लेकर आया जाता है और ये इस बात का अंदाज़ा लगाया जाता है कि क्लाइंट को जो वो किस तरह की और कितनी देर के ट्रीटमेंट की ज़रूरत है। अब ब्रेन कम्युनिकेशन, जिसमें जैसा कि हमने स्टार्टिंग की स्लाइड में देखा था कि नशे के इस्तेमाल की वजह से जो हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम है वो बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट होता है। साइकोएक्टिव सब्सटेंसेस टैप इनटू द ब्रेन्स कम्युनिकेशन सिस्टम एंड मिमिक और डिसरप्ट द वे नर्व सेल्स नॉर्मली सेंड, रिसीव एंड प्रोसेस इन्फॉर्मेशन। ब्रेन कम्युनिकेशन या नर्व सेल या सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो कि हमारी बिलियंस ऑफ न्यूरॉन या न्यूरल न्यूरल एक्टिविटी के ऊपर कंसिस्टेड होता है, जो कि हमारे ब्रेन को कुछ मैसेजेस को डिलीवर कर रहे हैं और ब्रेन के थ्रू कुछ मैसेजेस जो हमारी बॉडी तक कन्वे कर रहे हैं। जब ये सारा साइकोएक्टिव सब्सटेंस की वजह से ये सारा जो हमारी कम्युनिकेशन इफेक्ट होती है, तो ऑब्वियसली इससे हमारे मूड में, बिहेवियर में कुछ ऑल्ट्रेशंस आती हैं, कुछ चेंजिंग्स आती हैं, जिस वजह से क्लाइंट की जो डे टू डे फंक्शनिंग है वो डिस्टर्ब होना शुरू हो जाती है। अब अगर हम देखते हैं कि कोई भी सब्सटेंस यूज़ करने की वजह से हमारे ब्रेन के कौन से मेजर एरियाज़ हैं जो कि डिस्टर्ब होते हैं। पार्ट ऑफ द ब्रेन दैट अफेक्टेड बाय सब्सटेंस यूज डिसऑर्डर्स आर थ्री मेजर: द ब्रेन स्टेम, द सेरिब्रल कॉर्टेक्स एंड द लिम्बिक सिस्टम। द ब्रेन स्टेम, द सेरिब्रल कॉर्टेक्स एंड द लिम्बिक सिस्टम। अगर इसमें हम ब्रेन स्टेम को देखते हैं तो इट कंट्रोल्स फंक्शंस क्रिटिकल टू लाइफ, फॉर एग्जांपल हार्ट रेट, स्लीपिंग और ब्रीथिंग वगैरह जो हमारे इसके ज़रिए कंट्रोल होती है ब्रेन स्टेम के थ्रू। ठीक है, इसी तरह से अगर हम सेरिब्रल कॉर्टेक्स को देखते हैं जो कि इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करते हैं फ्रॉम द सेंसेस। सेरिब्रल कॉर्टेक्स प्रोसेस इंफॉर्मेशन फ्रॉम द सेंसेस, द थिंकिंग एंड जजमेंट सेंटर ऑफ द ब्रेन। सेरिब्रल कॉर्टेक्स जिसको दिमाग का एक थिंकिंग या जजमेंट सेंटर ऑफ द ब्रेन कहा जाता है। यही वजह है कि जो क्लाइंट हमारे पास ड्रग यूज़ कर रहा होता है उसके सोचने समझने फैसला करने की सलाहियत बहुत ज़्यादा हद तक मुतासिर हो जाती है और उसको अपने किसी भी अच्छे बुरे की तमीज़ नहीं रहती है, लीगल और इल्लीगल का फ़र्क ख़त्म हो जाता है, अच्छाई और बुराई का फ़र्क ख़त्म हो जाता है, क्योंकि सेरेब्रल कॉर्टेक्स जो है वो बहुत बैडली डैमेज हुआ होता है उस साइकोएक्टिव सब्सटेंस की वजह से, जो कि हमारे प्रोसेस इन्फॉर्मेशन को प्रोसेस कर रहा है, हमारी 5 सेंसेस जो कि जिसमें हियरिंग, स्मेल, टेस्ट, टच वगैरह शामिल हैं। जब ये सारी सेंसेस या सेरेब्रल कॉर्टेक्स हमारा डैमेज होता है तो ऑब्वियसली हमारी सोचने समझने फैसला करने की सलाहियत जो है वो काफ़ी हद तक मुतासिर होती है। लिम्बिक सिस्टम दैट कंटेन्स द ब्रेन्स रिवार्ड सर्किट।
लिम्बिक सिस्टम को हमारे ब्रेन का रिवार्ड सर्किट कहा जाता है, जैसे सेरिब्रल कॉर्टेक्स को हमारा थिंकिंग एंड जजमेंट सेंटर ऑफ द ब्रेन बोला जाता है। बिल्कुल इसी तरह से लिम्बिक सिस्टम जो कि कंटेन्स द ब्रेन्स रिवार्ड सर्किट, इट रेगुलेट्स द एबिलिटी टू फील प्लेयर। रिवार्ड सर्किट से आपने याद रखना है टू फील प्लेयर, यानी अगर हमें किसी भी कोई भी काम करके जो खुशी महसूस होती है वो हमारे लिम्बिक सिस्टम की वजह से होती है, क्योंकि ये हमारे रिवार्ड सर्किट के ऊपर कंसिस्टेड होता है। फीलिंग प्लेयर मोटिवेट अस टू रिपीट बिहेवियर्स। ये बात यहाँ पर बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि जब हम किसी भी काम को, किसी भी एक्टिविटी को, हेल्दी एक्टिविटी को परफॉर्म करके कुछ खुशी महसूस कर रहे हैं, किसी शादी पे गए हैं, किसी फंक्शन को अटेंड किया है, कोई म्यूज़िक सुना है, कोई मूवी देखी है, या कोई भी हेल्दी एक्टिविटी जिसको करके हमें कुछ खुशी या सुकून मिल रहा है। जब हम किसी भी एक्टिविटी के इफ़ेक्ट में हमें कोई प्लेयर मिल रहा होता है, देन हम मोटिवेट होते हैं। जो हमारा लिम्बिक सिस्टम है हमें मोटिवेट करता है कि जनाब ये काम दोबारा करना है। ठीक है? वो जो फीलिंग प्लेयर है मोटिवेट अस टू रिपीट बिहेवियर, जब हम उस काम को दोबारा करते हैं सिर्फ़ इसलिए कि हमें जो खुशी या सुकून अभी मिला है वो हमें दोबारा मिले। ठीक है? कोई भी फ़ेवरेट डिश है उसको खा के जब हमें मज़ा आ रहा है, तो हमारी इन फ्यूचर या फिर इन कमिंग डेज़ दोबारा ये कोशिश होती है कि हमें ये चीज़ खाने के लिए दोबारा मिले, या फिर हम ये एक्टिविटी दोबारा परफ़ॉर्म करें ताकि हमें सिमिलर इफ़ेक्ट मिल सके। इसी वजह से जो हमारा लिम्बिक सिस्टम, सेरेब्रल कॉर्टेक्स या ब्रेन स्टेम है वो हमें ओवर एंड ओवर अगेन यूज़ की तरफ जो है वो ड्रग एडिक्शन के लेके जा रहा होता है। अब अगर इसमें हम रिवार्ड सर्किट को शॉर्टली डिफाइन करते हैं, जो कि लिम्बिक सिस्टम जिस पर कंसिस्टेड होता है, द रिजल्टिंग इफेक्ट्स ऑफ ऑन द ब्रेन्स प्लेयर सर्किट dwarfs those produced by naturally rewarding behaviors such as eating and sex. The effect of such a powerful reward strongly motivate people to take psychoactive substances over and over again. इसमें रिवार्ड सर्किल को बहुत सिंपली उन्होंने डिफाइन किया है, जो कि हमने लिम्बिक सिस्टम में भी देखा कि जब हम कोई भी प्लेयर सीकिंग बिहेवियर कर रहे हैं, कोई एक्टिविटी परफॉर्म कर रहे हैं, जब हम कोई साइकोएक्टिव सब्सटेंस लेंगे तो वो हमारे प्लेयर सर्किट को डिवाफ कर देगा, यानी उसको 10x 5x 100x ज़्यादा कर देगा। एक काम करके जो हमें नॉर्मली किसी भी इंडिविजुअल को मज़ा आ रहा है, जब वही काम कोई भी क्लाइंट सब्सटेंस यूज़ साइकोएक्टिव सब्सटेंस के इस्तेमाल करने के बाद उस एक्टिविटी को परफॉर्म करता है, तो उसका प्लेयर सीकिंग बिहेवियर है वो बहुत ज़्यादा हो जाता है, लेकिन टेम्परेरी तौर पर, वक्ती तौर पर। अगर हम यहाँ पर एडिक्शन को थोड़ा-सा उर्दू में भी डिफ़ाइन करने की कोशिश करें तो ये वक्ती सुकून और देर पा तकलीफ़ होती है। वक्ती तौर पे हमें सब चीज़ें बहुत अच्छी लग रही होती हैं, बहुत मज़ा आ रहा होता है, बहुत एन्जॉय कर रहे होते हैं। हमें ज़िंदगी जो है वो बहुत पुरसुकून लग रही होती है, क्योंकि हमारी सारी जो सोचने समझने की सलाहियत है वो ब्लॉक हो चुकी होती है, वो ख़त्म हो चुकी होती है। लेकिन जब वो सब्सटेंस हमारी बॉडी से निकलना शुरू होता है, या जब हमारे हमारे अंदर विथड्रॉल सिम्पटम्स आती हैं, तो वो हमारे लिए काबिल बर्दाश्त नहीं होती है। उस वक़्त हमारा बिहेवियर जो बिल्कुल डिसरप्टिव हो जाता है। The effect of such a powerful reward strongly motivates people to take psychoactive substances over and over again. यही वजह है कि एक क्लाइंट जिसने एक डोज इस्तेमाल किया, फिर कोई भी साइकोएक्टिव सब्सटेंस यूज़ किया और वो इंटेंसिफाइड से कंपल्सिव या एडिक्टिव यूज़ की तरफ चला गया, तो अब उसने ओवर एंड ओवर अगेन यूज़ करना है, बिकॉज उसका लिम्बिक सिस्टम उसको डिमांड कर रहा है, उसका रिवार्ड सर्किट जो है वो उसको बार बार मोटिवेट कर रहा है, ये बार बार उसको रिकॉल करा रहा है कि फ़लाँ सब्सटेंस जो है तुमने फ़लाँ टाइम पर लिया था, जिसकी वज़ह से इतना मज़ा आया था, या इतना इतना प्लेयर सीकिंग बिहेवियर हुआ था, अब तुमने उस सब्सटेंस को दोबारा लेना है। ये जो हम कह रहे थे स्टार्टिंग की स्लाइड में कि ये एक अनकंट्रोल यूज़ होता है। जब रिवार्ड सर्किट हमारा स्टिमुलेट होता है, तो उसमें क्लाइंट का खुद के ऊपर कोई इख्तियार नहीं रहता, उसको वो डोज़ हर सूरत चाहिए होती है, जिस जिस साइकिल में वो क्लाइंट जो है वो स्टक हुआ होता है। अगर हम एटियोलॉजी की बात करते हैं कि जो भी हम सब्सटेंस यूज़ डिसऑर्डर की तरफ जाते हैं, या किसी भी साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर या कोई भी हमें अदर फिजिकल डिजीज़ होती है, उसकी एटियोलॉजी क्या होती है? कुछ बायोलॉजिकल फैक्टर्स होते हैं, कुछ एनवायरमेंटल या सोशल फैक्टर्स होते हैं, जिसकी वजह से क्लाइंट जो वो ड्रग एडिक्शन या फिर सब्सटेंस यूज़ डिसऑर्डर की तरफ चला जाता है। बायोलॉजिकल फैक्टर्स में ऑब्वियसली इसमें जेनेटिक फैक्टर्स आ जाते हैं। एनवायरमेंटल फैक्टर्स जो कि हमारे सराउंडिंग में होते हैं, सोशल फैक्टर्स जो कि हमारी गैदरिंग्स या पीयर प्रेशर की वजह से हमारा बिहेवियर जो है वो स्ट्रेंथन होता है टू यूज़ सब्सटेंस। अब इसमें जब हम बात करते हैं एज़ अ साइकोलॉजी स्टूडेंट या एज़ अ साइकोलॉजिस्ट, जब हम क्लाइंट्स को डील कर रहे होते हैं या फिर हम ड्रग एडिक्शन को या सब्सटेंस यूज़ डिसऑर्डर्स को पढ़ रहे होते हैं, उसमें हमें कुछ टर्मिनोलॉजीज़ लिखी हुई नज़र आती हैं। इन जैसा कि मैंने यहाँ पे लिखी हुई हैं, 6 टर्म्स लिखी हैं। इंटॉक्सिकेशन, क्रेविंग, टॉलरेंस, विथड्रॉल, यूज़ एंड अब्यूज़, डिपेंडेंस। अगर हम इनको इंतहाई आसान अल्फाज में देखते हैं, जो कि हमें केस फॉर्मुलेशन के दौरान भी या फिर क्लाइंट की हिस्ट्री को लेते हुए या क्लाइंट को समझते हुए साइकोलॉजिकल टर्म्स जब हम यूज़ करते हैं, तो उसका एक ऑब्वियसली एक प्रोफेशनल इंप्रेशन होता है, या फिर ये हमारी बेसिस को स्ट्रॉन्ग करता है। इंटॉक्सिकेशन यानी जब क्लाइंट जो है वो सब्सटेंस को इंटॉक्सिफाई कर रहा है, इनटेक कर रहा है। ठीक है? क्रेविंग क्रेविंग क्या होती है? जब हम कोई भी सब्सटेंस यूज़ कर रहे हैं,
और उसका इफ़ेक्ट हमारे अंदर मौजूद है और हमें जो तलब पैदा होती है किसी भी सब्सटेंस की तरफ, जो हमारा सीकिंग बिहेवियर होता है, सब्सटेंस सीकिंग बिहेवियर होता है, वो हमारी क्रेविंग होती है कि हमें किसी भी चीज़ की तलब जो है बहुत ज़्यादा हो रही है। टॉलरेंस, जब हम कोई भी सब्सटेंस को यूज़ कर रहे हैं तो हमारी बॉडी जो है वो उसकी एडिक्टेड हो चुकी हुई है। फॉर एग्जांपल हम कोई साइकोएक्टिव सब्सटेंस जैसे कैनबिस या ओपिएट को यूज़ कर रहे हैं और वो हम 5 mg या 2 mg डेली बेसिस पर ले रहे हैं, तो हमारी जो बॉडी के अंदर एक टॉलरेंस डेवलप हो जाती है कि अब हम जो है वो 2 mg के ऊपर या 5 mg के ऊपर बहुत ईज़िली वो डोज़ इनटेक कर रहे हैं। विथड्रॉल क्या होता है कि जब हमने कोई भी सब्सटेंस इनटेक किया और जब तक उसका इफ़ेक्ट मौजूद रहेगा, जब तक वो सब्सटेंस हमारी बॉडी में मौजूद है या जब तक उसका असर रहता है, तब तक हमें बहुत खुशी, सुकून या ईज़ी फ़ील कर रहे होते हैं। लेकिन जब वो सब्सटेंस निकलना स्टार्ट होता है या फिर वो ख़त्म होना शुरू होता है या उसका असर ख़त्म होना शुरू होता है, तो उसके नतीजे में कुछ विथड्रॉल सिम्पटम्स आते हैं। हाँ, जैसा कि आँखों से पानी आना, नाक से पानी बहना, चलने में मसला आना या फिर पेट ख़राब हो जाना या वॉमिटिंग्स वग़ैरह, ये सारे विथड्रॉल सिम्पटम में आ जाता है। यूज़ एंड अब्यूज़, यूज़ में जो कि हम ऑन एंड ऑफ यूज़ कर रहे हैं, सर्कमस्टेंशियल या ओकेशनल यूज़ कर रहे हैं, कभी-कभार यूज़ कर रहे हैं। अब्यूज़, जब हम उस सब्सटेंस को डेली यूज़ कर रहे हैं और बहुत ज़्यादा मिकदार में यूज़ कर रहे हैं, अनकंट्रोल यूज़ कर रहे हैं। डिपेंडेंस, जब हमारा उस सब्सटेंस के बगैर साँस लेना मुश्किल हो रहा है या उसके बगैर हमसे रहा नहीं जा रहा, तो हमारी डिपेंडेंस जो है वो डेवलप हो चुकी होती है। एक क्लाइंट जो कि नॉर्मली यूज़ कर रहा है सब्सटेंस को, हमारे पास हमारी सराउंडिंग में काफ़ी इंडिविजुअल्स ऐसे भी होते हैं जो कि ऑन एंड ऑफ किसी ना किसी सब्सटेंस को यूज़ कर रहे हैं, ओकेजनली यूज़ कर रहे हैं, कुछ भी किसी भी तरह से, और वो उसको एडिक्शन की कैटेगरी में नहीं लेके जाते या फिर वो खुद को एडिक्ट नहीं कहलाते हैं या वो ये नहीं कहते कि हम ड्रग एडिक्शन का शिकार हैं, क्योंकि उनकी ये लॉजिक होती है कि हम कौन सा डेली बेसिस पे यूज़ करते हैं, हम तो कभी-कभी ही यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर यूज़ अब्यूज़ की अगर हम बात करते हैं, तो जो क्लाइंट सब्सटेंस को यूज़ करता है वही अब्यूज़र बनता है, वही ड्रग एडिक्शन की तरफ जाता है। क्योंकि जो हमारे पास ड्रग एडिक्ट्स होते हैं या फिर ड्रग एडिक्शन के क्लाइंट या एसयूडीज़ के साथ जो पेशेंट्स होते हैं, वो ऐसा नहीं है कि रात को उन्होंने कोई 2 एमजी डोज़ इस्तेमाल की और सुबह उठे तो वो सब्सटेंस यूज़ डिसऑर्डर की कैटेगरी में चले गए। उनकी प्रॉपर एक प्रीवियस हिस्ट्री होती है कि ऑन एंड ऑफ कभी ना कभी वो यूज़ कर रहे थे, फिर उनका वो जो ऑन एंड ऑफ यूज़ था वो डेली यूज़ पे शिफ्ट हुआ, और वो जो डेली यूज़ पे शिफ्ट हुआ, देन जो क्लाइंट है वो हमारे पास जो है कंपल्सिव या एडिक्टिव यूज़ की तरफ शिफ्ट हुआ, ठीक है? प्रॉपर एक चेन चल रही होती है, इसमें ऐसा नहीं कि हम ऑन एंड ऑफ यूज़ करें तो इसका मतलब ये है कि हम इसको कंट्रोल कर लेंगे, मैनेज कर लेंगे। ऑन एंड ऑफ यूज़ करने की वजह से भी कहीं न कहीं क्लाइंट जो है वो ड्रग एडिक्शन की तरफ या ड्रग अब्यूज़ की तरफ चला जाता है। हाँ जी जनाब, यहाँ तक आप चीज़ें समझ आ रही हैं, सुन रहे हैं सब? Yes, ma'am. Thank you. Can I ask any question, or you would like to continue the lecture? जी, जी, क्या बोल रहे हैं आप? मैम, मैं ये कह रहा हूँ कि yes, we are getting. Thank you. हम understand कर रहे हैं. तो you would जी, like जी। to resume the lecture या question किया जा सकता है? लेक्चर मेरे ख़्याल से हम थोड़ा-सा वाइंड अप कर लें, थोड़ी-सी स्लाइड्स रह गई हैं। देन हम Okay, ma'am. Please क्वेश्चन, continue. मैं आपके Okay. सबके क्वेश्चंस भी लूँगी, ठीक है? आपने क्वेश्चन याद रखना ताकि एंड पे आप पूछ सकें। अब जनाब जब हम एसयूडीज़ की लिस्ट को देखते हैं जो कि हमारे पास DSM-5 TR में मेंशन है, इसमें से कुछ डिसऑर्डर्स मैंने यहाँ मेंशन किए हुए हैं। अल्कोहल यूज़ डिसऑर्डर, कैनबिस यूज़ डिसऑर्डर, ओपियोइड यूज़, स्टिमुलेंट यूज़ डिसऑर्डर है, कैफ़ीन रिलेटेड डिसऑर्डर, हैलुसिनोजेंस रिलेटेड डिसऑर्डर्स हैं, इनहेलेंट यूज़ डिसऑर्डर, सेडेटिव, हिप्नोटिक, एंग्ज़ायटी रिलेटेड डिसऑर्डर, इसके बाद सब्सटेंस यूज़ डिसऑर्डर ड्यू टू अनदर मेडिकल कंडीशन, या इसकी एक लंबी लिस्ट है। जब आप DSM-5 को देखेंगे तो इन सब के क्राइटेरियाज़ विद विथड्रॉल सिम्पटम्स मेंशन है, इंटॉक्सिकेशन के सिम्पटम्स मेंशन हैं। इसमें जितने भी टर्म्स अभी हम यहाँ पे पढ़ रहे थे, वो सब चीज़ें इन क्राइटेरियाज़ के अंदर मेंशन है, जो कि आपने अच्छे तरीके से रीड आउट करना है ताकि आपकी जो बेस है वो मज़ीद स्ट्रॉन्ग हो सके। अल्कोहल यूज़ डिसऑर्डर, कैनबिस, इन सब डिसऑर्डर की लिस्ट को आइडेंटिफ़ाई करने के लिए क्लाइंट की जो फॉर्मल और इनफॉर्मल साइकोलॉजिकल असेसमेंट है, उसके लिए प्रॉपर हमारे पास मेडिकल टेस्टिंग होती है, जो क्लाइंट का यूरिन फॉर TLC होता है। साइकोलॉजिकल टेस्ट में हमारे पास ऑस स्केल, ऑब्जेक्टिव ओपियोइड विथड्रॉल स्केल हम यूज़ करते हैं। इसके अलावा डास्ट, ड्रग अब्यूज़ स्क्रीनिंग टेस्ट, जो कि 10 आइटम्स या 20 आइटम्स पर कंसिस्टेड होता है। जब आप एज़ अ ट्रेनिंग साइकोलॉजिस्ट या एज़ अ प्रोफेशनल साइकोलॉजिस्ट किसी भी सेटअप में काम कर रहे होते हैं, तो इन तमाम डिसऑर्डर के डायग्नोसिस के लिए आपको मेडिकल टेस्ट और साइकोलॉजिकल टेस्ट दोनों की ज़रूरत पड़ती है। इसमें अगर हम स्टडीज़ ऑफ चेंज की बात करते हैं, प्रोचेस्का मॉडल, जो कि आपने कभी पहले सुना होगा, या फिर आज के इस पूरे लेक्चर की जो मेन या फिर जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो प्रोचेस्का मॉडल है कि जो भी क्लाइंट सब्सटेंस यूज़ कर रहा होता है,
वो किन किन स्टेजेस से गुजरता है। स्टेजेस ऑफ चेंज प्रोसेस का मॉडल, इसकी 6 मेजर स्टेजेस हैं। फर्स्ट वन इज प्री कॉन्टेम्पलेशन, कॉन्टेम्पलेशन, प्रेपरेशन, एक्शन, मेंटेनेंस एंड रिलैप्स। यहाँ पर 6 और 7 नंबर जो है हमारा थोड़ा ऊपर नीचे हो गया है, इसको आपने रिलैप्स रिकवरी जो बाद में आती है, जो कि हमारा जो मॉडल चेंज हो रहा है या फिर मॉडल के अंदर जो एक न्यू फैक्टर या कंपोनेंट ऐड किया जा रहा है वो रिकवरी का है। लेकिन इसमें अगर आप साइकिल को देखते हैं, जो कि मैंने पिक्चर भी साथ में अटैच की हुई है, प्री कॉन्टेम्पलेशन फेज क्या होती है, जिसमें क्लाइंट जो है मुकम्मल तौर पर डिनाइल फेज में होता है। पेशेंट जो कि सब्सटेंस यूज़ कर रहा है, कोई भी इंडिविजुअल जो सब्सटेंस यूज़ कर रहा है, बेशक वो छुपा के यूज़ कर रहा है, तो वो कहता है कि जनाब मैंने तो कभी कोई सब्सटेंस यूज़ किया ही नहीं है, मैंने कभी ज़िंदगी में कोई साइकोएक्टिव सब्सटेंस यूज़ नहीं किया, मैंने कभी ज़िंदगी में नशा नहीं किया है। कॉन्टेम्पलेशन फेज़ क्या होती है, जिसमें क्लाइंट जो वो थोड़ी बहुत एक्सेप्टेंस फेज़ में होता है, जिसमें क्लाइंट ये कह रहा होता है कि ठीक है, मैं कभी कभी ऑन एंड ऑफ सब्सटेंस यूज़ तो करता हूँ, लेकिन मुझे इलाज की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, प्री कॉन्टेम्पलेशन कॉन्टेम्पलेशन स्टेजेस जो हैं वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं। और कोई भी क्लाइंट्स, मतलब ऐसा नहीं है, जो फैमिलीज़ हमारे पास पेशेंट्स को लेके आ रहे थे, वो पेशेंट जो बड़े आराम से ऐसे नहीं कह रहे होते कि हाँ जी मैं नशा इस्तेमाल करता हूँ, मुझे दाखिल कर लिया जाए या फिर मेरा इलाज कर दिया जाए या फिर मुझे कोई मेडिसिन दे दी जाए। जो भी क्लाइंट सब्सटेंस यूज़ कर रहा होता है, उसको डिनाइल फेज से निकालना है, उसको एक्सेप्टेंस फेज में लेके आना बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग होता है एक साइकोलॉजिस्ट के लिए। लेकिन जब तक क्लाइंट अपने इन स्टेजेस से गुजरता नहीं है स्टेप बाय स्टेप, उसका मैनेजमेंट प्लान जो है फाइनलाइज नहीं होता। प्री कॉन्टेम्पलेशन कॉन्टेम्पलेशन प्रेपरेशन स्टेज क्या होती है, जिसमें क्लाइंट ये मानता है कि मैं नशा करता हूँ और मुझे शायद इलाज की भी ज़रूरत है। ठीक है, फर्स्ट स्टेज पे क्लाइंट डिनाइल कर रहा होता है अपने ट्रीटमेंट से भी और अपने सब्सटेंस यूज़ से भी। कॉन्टेम्पलेशन में वो मानता तो है कि मैं नशा इस्तेमाल करता हूँ, लेकिन वो कहता है पेशेंट कि मुझे इलाज की ज़रूरत नहीं है। प्रेपरेशन फेज़, जिसमें क्लाइंट जो है वो थोड़ा बहुत प्रिपेयर हो रहा होता है, खुद को प्रिपेयर करता है, थोड़ा सा एक्सेप्टेंस में लेके आता है कि जनाब मैं नशा इस्तेमाल करता हूँ, मैं कोई भी साइकोएक्टिव सब्सटेंस यूज़ तो कर रहा हूँ और मुझे थोड़े बहुत इलाज की भी ज़रूरत है। एक्शन फेज़ जो है वो एक सरेंडर फेज़ होती है, जिसमें क्लाइंट जो वो अपने आप को सरेंडर कर देता है, जिसमें क्लाइंट जो वो एक एक्शन लेता है कि मैं नशा इस्तेमाल करता हूँ और मैंने अपना इलाज भी करवाना है। जो क्लाइंट की एक्शन स्टेज होती है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, जो उसको फ़ौरन से मेंटेनेंस, रिलैप्स या रिकवरी की तरफ लेके जा रही होती है। उसका मैनेजमेंट प्लान, जो क्लाइंट जब एक्शन स्टेज पे हमारे पास आता है तो उसका मैनेजमेंट प्लान बहुत ईजी होता है। अक्सर अगर आप किसी रिहैब सेंटर में कभी काम किया, क्लाइंट को डील किया है, तो इसमें आपने देखा होगा कि हमारे पास दो तरह के पेशेंट्स होते हैं। एक वो जो बिल्कुल भी मानता नहीं कि मैं नशा इस्तेमाल करता हूँ, एक वो जो कहता है कि हाँ जी जनाब मैं नशा इस्तेमाल करती हूँ, मैं छोड़ना चाहता हूँ। ठीक है, पाकिस्तानी सेटअप्स में अगर हम देखते हैं तो हमारे पास ज़बरदस्ती भी पेशेंट्स आए होते हैं, जिनकी फैमिली चाह रही होती है कि हमारे मरीज़ का इलाज हो जाए। तो इसीलिए एडिक्शन का इलाज थोड़ा लंबा होता है, क्योंकि पेशेंट जो वो काफ़ी स्टेजेस से गुजरता है और मरीज़ जो कह रहा होता है कि मैं नशा इस्तेमाल नहीं करता, उसको हम ज़बरदस्ती ये नहीं कह सकते कि तुम मानो या तुम्हारी रिपोर्ट्स ये कह रही हैं। उससे हमें क्लाइंट को थोड़ा टाइम देना पड़ता है, उसको डिटॉक्सिफाई करना पड़ता है, उसका मेडिकल ट्रीटमेंट जो फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट, जो साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट साथ साथ चल रहा होता है, ये कॉम्प्लेक्स होता है। कंप्लीट एक स्ट्रक्चर जो वो कॉम्प्लेक्स होता है, क्लाइंट को मैनेज करना, डील करना। मेंटेनेंस स्टेज क्या होती है, जो एक्शन स्टेज जिस पे क्लाइंट ने आके सरेंडर किया है कि मैं नशा इस्तेमाल करता हूँ, मुझे इलाज की ज़रूरत है। मेंटेनेंस में वो अपनी एक्शन वाली स्टेज को मेंटेन करता है। ठीक है, मतलब जितना भी उसका मैनेजमेंट प्लान चल रहा है, जितनी भी उसकी थेरेपीज़ चल रही हैं, जो भी उसने एक्शन लिया हुआ है, उसको मोटिवेट करना, उसको स्ट्रेंथन करना, उस एक साइकोलॉजिस्ट का काम होता है। और क्लाइंट जब तक अपनी एक्शन फ़ेज़ को मेंटेन नहीं रखता, तब तक वो रिकवरी की स्टेज पे नहीं आता है। यहाँ पर मेंटेनेंस और रिलैप्स के दरमियान ही हमारी रिकवरी स्टेज होती है। क्लाइंट या तो मेंटेनेंस स्टेज से रिकवरी स्टेज में जाता है, यानी क्लाइंट रिकवरी में आ जाता है, सोबर स्टेज से गुज़र रहा होता है, या फिर वो रिलैप्स कर जाता है। रिलैप्स करने का मतलब क्या है कि दोबारा उसका साइकिल स्टार्ट होगा कि उसने दोबारा वो साइकोएक्टिव सब्सटेंस यूज़ करना शुरू कर दिया और अब अगेन वो प्री कॉन्टेम्पलेशन, कॉन्टेम्पलेशन, प्रेपरेशन, एक्शन, मेंटेनेंस तक आएगा और रिलैप्स कर जाएगा। ठीक है, इसीलिए ड्रग एडिक्शन को जो एक क्रोनिक मेंटल डिजीज़ कहा जाता है, क्रोनिक रिलैप्सिंग मेंटल डिजीज़ कहा जाता है, क्योंकि इसमें रिलैप्स के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। क्लाइंट की मेंटेनेंस स्टेज जितनी ज़्यादा स्ट्रांगली हम उसको मेंटेन कर पाते हैं, उतना बेहतर तरीके से क्लाइंट रिकवरी में चला जाता है। लेकिन अगर मेंटेनेंस स्टेज क्लाइंट की रिकवरी की तरफ नहीं लेके जा रही, तो ऑब्वियसली वो रिलैप्स में फॉल करेगा। जब क्लाइंट रिलैप्स करता है तो अगेन वो सारा केस जो हमारा डिस्टर्ब होता है। यही वजह है कि पेशेंट हमारे पास से जो बहुत ज़्यादा ट्रीटमेंट करवा के जाते हैं, वो अपनी मेंटेनेंस स्टेज को मेंटेन नहीं कर पाते। रिहैब सेंटर में तो सारे पेशेंट्स कह रहे होते हैं, या ड्यूरिंग ट्रीटमेंट, बेशक वो इंडोर बेसिस पे चल रहा है या आउटडोर बेसिस पे चल रहा है, क्लाइंट बहुत ज़्यादा मोटिवेट होता है। फैमिली भी जो वो बहुत ज़्यादा पेशेंट का ख्याल रख रही होती है, लेकिन जैसे ही क्लाइंट अपने ट्रीटमेंट प्लान को कंप्लीट करता है, मैनेजमेंट प्लान उसकी कंप्लीट हो जाता है, तो ना फैमिली पेशेंट को उस तरह से फ़ॉलो-अप के लिए लेके आती है, ना क्लाइंट जो है वो अपने ऊपर इतना फ़ोकस कर पा रहा होता है, ना अपने ट्रिगरिंग फैक्टर्स को कंट्रोल कर पाता है, और अगेन जो है क्लाइंट उसी साइकिल में 1-2 महीने बाद, 1-2 हफ्ते बाद, 1-2 दिन के बाद अगेन रिलैप्स कर जाता है और दोबारा उसका ट्रीटमेंट होता है। क्योंकि जितने भी साइकोएक्टिव सब्सटेंस हमारी बॉडी में गए होते हैं, इंटॉक्सिफिकेशन के साथ हमारा एक डिटॉक्सिफिकेशन की भी एक टर्म होती है। डिटॉक्सिफिकेशन ये होता है कि क्लाइंट को मेडिसिन्स के थ्रू उसकी बॉडी को बिल्कुल न्यूट्रल करना, या जो भी सब्सटेंस उसकी बॉडी में गया हुआ है, ब्लड स्ट्रीम में गया हुआ है, उसको क्लियर करना उसकी बॉडी को। उसमें हमें 15 टू 15 डेज़ लग सकते हैं, 1 मंथ लग सकता है।
तो ये क्लाइंट की डोज़ के ऊपर या उसके साइकोएक्टिव सब्सटेंस के ऊपर डिपेंड कर रहा था कि वो कितनी मिकदार में कौन-सी नशावर चीज़ इस्तेमाल कर रहा है और वो किस स्टेज पर हमारे पास आया है। क्योंकि ऑब्वियसली अगर क्लाइंट हमारे पास प्री कॉन्टेम्प्लेशन स्टेज पे आया है, तो उसको हम जितनी मर्ज़ी मेडिसिन दे रहे हैं, उस मेडिसिन से उसमें कुछ चेंजिंग्स तो आएँगी जो कि उसके ब्रेन के न्यूरोट्रांसमीटर्स को बैलेंस करेंगे। लेकिन क्लाइंट जो फ़ौरन से ये नहीं कहेगा कि ठीक है भाई, मैंने रात को डिटॉक्सिफ़िकेशन मेरी स्टार्ट हो चुकी है और अब मैं सुबह उठ के कहूँ कि मैं नशा इस्तेमाल करता हूँ, मुझे वाक़ई में इलाज की ज़रूरत है। इसमें क्लाइंट की ग्रुप थेरेपीज़ होती हैं, इंडिविजुअल थेरेपीज़ होती हैं, फैमिली थेरेपीज़ होती हैं। क्लाइंट जो मुकम्मल तौर पर एक ट्रीटमेंट प्लान से गुज़र रहा होता है। तो जिसका मॉडल जो कि एडिक्शन के लिए ख़ास तौर पे बहुत स्पेसिफ़ाई किया गया है, इसकी इन 6 स्टेजेज़ को आपने याद रखना है, जो कि आपके लिए केसेज़ को मैनेज करने में हेल्पफुल होंगी, क्योंकि जब तक हमें क्लाइंट की स्टेजेज़ ऑफ़ चेंज का नहीं पता होगा, तब तक हम उसका मैनेजमेंट प्लान नहीं बना सकते हैं। तो क्लाइंट की स्टेजेज़ ऑफ़ चेंज को ऑब्ज़र्व करना, देखना, नोट करना, आइडेंटिफ़ाई करना बहुत ज़रूरी होता है, ताकि हमें मैनेजमेंट प्लान बनाने में आसानी हो। अगर क्लाइंट प्री कॉन्टेम्प्लेशन फ़ेज़ में है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि हमने उसको छोड़ देना है, उसको ट्रीटमेंट नहीं करना, उसको मैनेज नहीं करना है। उसको प्री कॉन्टेम्प्लेशन से कॉन्टेम्प्लेशन पे लेके आना है, प्रिपरेशन पे लेके आना है, एक्शन पे लेके आना है, जो कि चैलेंजिंग टास्क होता है। लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम, क्योंकि हमारे पास पेशेंट इंडोर बेसिस पे, आउटडोर बेसिस पे भी अगर आ रहा है, तो हमारे पास इतना टाइम होता है कि क्लाइंट जो है वो उसको मैनेज कर सकें। क्योंकि ये 1-2 सेशन की या 1-2 डोज़ की या मेडिसिन की बात नहीं है, इसमें कोई 1-2-3 महीने लग जाते हैं। कई पेशेंट जो वो 6 माह तक भी अंडर ट्रीटमेंट रहते हैं। ट्रीटमेंट जो है वो 2 तरह से होता है, इंडोर बेसिस, आउटडोर बेसिस। इंडोर बेसिस यानी क्लाइंट जो है वो किसी भी रिहैबिलिटेशन सेंटर में एडमिट होता है। आउटडोर बेसिस यानी क्लाइंट जो है वो आउटडोर बेसिस पे अपनी मेडिसिन्स भी ले रहा है और अपने सेशंस भी फॉलो कर रहा है। ठीक है, बहुत कम ऐसे होता है कि जो ड्रग के पेशेंट्स हमारे पास आउटडोर बेसिस पे ट्रीटमेंट करवाएँ, और ऑब्वियसली आप लोग भी इस चीज़ को अंडरस्टैंड करेंगे कि आउटडोर बेसिस पे हमारे पास वही क्लाइंट आता है, जो कि एक्शन फेज़ पे होता है, या फिर जो समझ रहा होता है कि जो मैं नशा इस्तेमाल कर रहा हूँ वो मेरे लिए नुकसानदेह है और मैं इसके ट्रीटमेंट के लिए आया हूँ, और मैं खुद से प्रॉमिस करता हूँ या फिर मैं कोशिश करूँगा कि मैं आइंदा कभी भी कोई सब्सटेंस यूज़ ना करूँ, या फिर क्लाइंट इस स्टेज पे आता है कि अब मैंने कोई भी नशावर चीज़ इस्तेमाल नहीं करनी है, और जो भी नशा मैं पहले ले रहा था, मैं अपनी बॉडी को उससे क्लियर करना चाहता हूँ। यानी क्लाइंट मुकम्मल मोटिवेशन के साथ, ये गोल सेटिंग के साथ या फिर एक स्ट्रेंथन बिहेवियर के साथ आता है, या एक स्ट्रॉन्ग एक्शन फेज़ के साथ जब हमारे पास आता है, देन हम उसको आउटडोर बेसिस पे उसका ट्रीटमेंट कर सकते हैं। अदरवाइज़ हमारे पास जो पेशेंट्स हैं वो इनडोर बेसिस पर ही अपना ट्रीटमेंट करवा रहे होते हैं, और जो ट्रीटमेंट का ड्यूरेशन है वो क्लाइंट की सिचुएशन पर भी डिपेंड कर रहा होता है। वैसे तो जो हमारी साइंसेज़ या रिसर्चेज़ हैं, या फिर जो हमारे जो भी ये एडिक्शंस प्रोफेशनल्स हैं, ये 3 मंथ्स टू 6 मंथ्स तक क्लाइंट के ट्रीटमेंट का ड्यूरेशन बोलते हैं। लेकिन कई पेशेंट्स जो अपनी मर्ज़ी से इलाज करवाने के लिए 15 दिन का भी करवाते हैं, 1 माह का करवाते हैं, 3 माह जो मैक्सिमम चाहिए होते हैं, उसके बाद क्लाइंट फ़ॉलो-अप सेशंस पे शिफ्ट हो सकता है। इसमें अगर मैनेजमेंट ऑफ ड्रग एडिक्शन देखते हैं, तो उसमें हमारे पास ऑब्वियसली फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट जो कि मेडिसिन्स के थ्रू हमारा चल रहा होता है, उसमें मेडिसिन के बगैर मीन्स कि एज अ साइकोलॉजिस्ट या एज अ साइकोथेरेपिस्ट अगर हम किसी सेटिंग में काम कर रहे हैं, तो हम एडिक्शन के पेशेंट को कभी भी सीबीटी के थ्रू ट्रीट नहीं कर सकते हैं, जब तक उसका फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट नहीं चलेगा। बेशक क्लाइंट मॉडरेट टू सीवियर सिम्पटम्स के साथ है, बेशक क्लाइंट जो है वो जितना मर्ज़ी कह रहा है कि मुझे मेडिसिन की ज़रूरत नहीं है, मैं सिर्फ अपने सेशंस के लिए यहाँ पर आया हूँ, तो ये चीज़ अंडरस्टैंडिंग अंडरस्टैंडिंग हमारी इतनी होनी चाहिए कि क्लाइंट फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट किए बगैर, जब तक उसकी बॉडी डिटॉक्सिफिकेशन के प्रोसेस से नहीं गुजरेगी, तब तक उसके ऊपर सेशंस का कोई असर नहीं होगा। फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट जो कि साइकियाट्रिस्ट या जो भी मेडिकल ऑफिसर्स हमारे पास रिहैब सेंटर्स में मौजूद होती हैं, वो उसको देख रहे होते हैं। मोटिवेशनल एनहांसमेंट थेरेपी होती है, कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी, जिसमें हम क्लाइंट की डिजीज़ कॉन्सेप्ट, साइको एजुकेशन, प्रॉब्लम सॉल्विंग, लाइफ स्टोरी एंड प्लानिंग या उसकी करियर प्लानिंग या उसको रिलैप्स प्रिवेंशन के लिए कुछ स्ट्रेटजीज़ बता रहे होते हैं। तो ये सब चीज़ें इसमें आ जाती हैं। इंडिविजुअल थेरेपीज़ जो कि हम क्लाइंट टू क्लाइंट 1 टू 1 सेशन क्लाइंट का कर रहे होते हैं। इंडिविजुअल थेरेपीज़ प्रोवाइड कर रहे होते हैं। ग्रुप थेरेपीज़ जिसमें तमाम ड्रग एडिक्शन के जो पेशेंट्स हैं, उन्हें सोशल स्किल्स ट्रेनिंग दी जा रही होती है। अगर यहाँ पर हम ग्रुप थेरेपीज़ में एक चीज़ देखते हैं, या फिर ड्रग एडिक्शन के ट्रीटमेंट के बारे में बात करते हैं, तो रिहैबिलिटेशन सेंटर का वर्ड जो हमने बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया, ये सुना है कि ड्रग्स एंड रिहैबिलिटेशन सेंटर में अगर हम देखते हैं रिहैबिलिटेशन, हैबिटेट का मतलब जिसमें लोग रह रहे हैं, री का मतलब पेशेंट को दोबारा इस काबिल बनाना कि वो जिस सोसाइटी से आया है, जिस मुआशरे से आया है, वो वहाँ पर जाकर दोबारा अपनी अच्छी तरह से या एक अच्छे ह्यूमन बीइंग की तरह ज़िंदगी गुज़ार सके। यानी पेशेंट अगर किसी रिहैब सेंटर में एडमिट है, तो उसको हमने दोबारा इस काबिल बनाना है कि वो दोबारा लोगों के साथ जाके सोसाइटी के लिए कारआमद शख्स साबित हो सके। तो उसके लिए पेशेंट को बहुत ज़्यादा ट्रेनिंग से गुज़ारना पड़ता है। सोशल स्किल्स ट्रेनिंग में या ग्रुप थेरेपीज़ में हम क्लाइंट को स्ट्रेस मैनेजमेंट, एंगर मैनेजमेंट, रिलेशनशिप बिल्डिंग स्किल्स, टाइम मैनेजमेंट, डिजीज़ कॉन्सेप्ट, साइको एजुकेशन, ये सब चीज़ें प्रोवाइड कर रहे होते हैं। और ग्रुप थेरेपीज़ का मेन पर्पस ये होता है कि एक ही डिज़ीज़ के साथ सारे पेशेंट्स हमारे पास आए होते हैं, यानी सब्सटेंस यूज़ डिसऑर्डर के साथ। बेशक वो जो भी सब्सटेंस यूज़ कर रहे हैं, लेकिन वो एडिक्शन डिज़ीज़ के साथ आए हुए हैं, तो उन्हें जब हम इकट्ठा बिठा के समझा रहे होते हैं या फिर ग्रुप थेरेपी प्रोवाइड कर रहे होते हैं, तो उसमें एज़ अ थेरेपिस्ट
हमारे लिए भी काफ़ी ज़्यादा आसानी हो जाती है कि जो चीज़ें हमने उनको इंडिविजुअल सेशन में एक-एक करके बतानी थी, वो हम ग्रुप में बता रहे होते हैं और इस तरह जो पेशेंट का एक कॉन्फिडेंस है वो बिल्ट अप होता है, क्योंकि जितने भी हमारे पास ड्रग यूज़र्स होते हैं या फिर सब्सटेंस यूज़ डिसऑर्डर के साथ पेशेंट्स हमारे पास आए होते हैं, वो कहीं न कहीं सोशल आइसोलेशन की तरफ चले जाते हैं। पेशेंट जो है वो अपनी किसी भी गैदरिंग में नहीं जा रहा, फैमिली मीटिंग में नहीं जा रहा, कोई घर में मेहमान आ रहा तो पेशेंट या जो भी इंडिविजुअल सब्सटेंस को यूज़ करे उसकी कोशिश ये होती है कि मुझे किसी का सामना ना करना पड़े, कोई मुझे कोई मुझे नशेई ना बोले, कोई मेरे बारे में कोई गलत बात ना करे, बस मैं अकेला रहूँ, कोई मेरा सामना ना करे या मुझे किसी का सामना ना करना पड़े। तो इन सब चीज़ों को भी क्लाइंट अवॉइड कर रहा होता है, तो ग्रुप थेरेपी का जो मेन कंसर्न होता है वो उनके कॉन्फिडेंस को बूस्ट अप करना, उन्हें दोबारा जो वो एक अच्छे सिटीज़न बनाना ताकि उस मुआशरे का हिस्सा बन सके और अपना बेहतर जो है वो रोल प्ले कर सके। और ये सब चीज़ें एक क्लाइंट तभी कर सकता है जब उसको स्ट्रेस मैनेजमेंट, एंगर, टाइम मैनेजमेंट, रिलेशनशिप बिल्डिंग स्किल्स या जो भी उसकी डोमेन या एरियाज़ ऑफ लाइफ डिस्टर्ब हुए हैं, जब उसको वो मैनेज करना सीख लेता है, देन ही वो बाहर जाकर एक अच्छे शख्स के तौर पर या फिर एक अच्छे सिटीज़न के तौर पे अपने तमाम डोमेन्स जिसकी वजह से वो कहीं न कहीं दोबारा नशे की तरफ गया था या नशा इस्तेमाल करना शुरू किया था, उसको वो मैनेज कर सकता है। फैमिली थेरेपीज़ जो है वो इसमें प्रोवाइड की जाती हैं, क्योंकि जो ड्रग का पेशेंट है वो अकेला उन सब चीज़ों से सफ़र नहीं कर रहा होता। उसमें उनकी फैमिलीज़ भी जो हैं वो बहुत ज़्यादा परेशान होती हैं। हाँ, तो इसमें क्लाइंट की जो कॉन्टिनेंसी मैनेजमेंट है, इसमें फैमिली और पेशेंट दोनों के सेशंस वगैरह चल रहे होते हैं और इसमें देखना होता है कि जो क्लाइंट का मेन गार्डियन है वो कौन है, जो इसको बाहर जाकर भी सपोर्ट कर सके, क्योंकि जो ड्रग का पेशेंट है उसको सिर्फ ट्रीटमेंट के दौरान ही सपोर्ट की ज़रूरत नहीं होती है, उसे अपनी फैमिली की जो ज़रूरत है वो ट्रीटमेंट के बाद भी होती है, फॉलोअप सेशंस के लिए। फिर जब क्लाइंट को कोई मसला आएगा तो उसने अपनी फैमिली को ही पहले एड्रेस करना रिहैब सेंटर में, या फिर वो ट्रीटमेंट सेशंस के लिए या फिर मैनेजमेंट के लिए एक थेरेपिस्ट के पास बाद में पहुँचेगा, पहले उसकी फैमिली ही उसका सपोर्ट सिस्टम है। तो जितना बेहतर तरीके से फैमिली क्लाइंट को ट्रीटमेंट के बाद भी सपोर्ट करेगी, क्लाइंट उतना ज़्यादा मेंटेनेंस या रिकवरी की फ़ेज़ में रहेगा। लेकिन अक्सर औक़ात हमारे पास जब क्लाइंट अपने ट्रीटमेंट के बाद, बेशक उसने इंडोर बेसिस पे करवाया या आउटडोर बेसिस पे करवाया है, फैमिली ट्रीटमेंट के दौरान तो क्लाइंट के लिए बहुत ज़्यादा कॉन्शियस होती है कि इसको ये हो गया, इसको वो हो गया, इसको ठीक कर दें, प्लीज़ अल्लाह का वास्ता ये कर दें, वो कर दें। लेकिन जब पेशेंट अपने ट्रीटमेंट के बाद घर पर जाता है या फिर 1, 2, 3 महीने गुज़रते हैं, तो जो फैमिली का बिहेवियर क्लाइंट के साथ इतना अच्छा या प्यारा या फिर थोड़ा तरस जो क्लाइंट के ऊपर उनको आ रहा होता है, वो सब चीज़ें बाद में जाके ख़त्म हो जाती हैं। फैमिली को लगता है कि हमने तुम्हारा इलाज करवाया, मतलब उसको स्टिग्मेटाइज़ करना या उसको बातें करना या उसको ताने वगैरह देना, टॉन्ट करना, ये सब चीज़ें जो वो क्लाइंट को कहीं न कहीं रिलैप्स की तरफ दोबारा ले जाती हैं। तो फैमिली थेरेपी सेशन में क्लाइंट की फैमिलीज़ को भी ये चीज़ें बताई जा रही हैं, मतलब क्लाइंट की फैमिली को भी एजुकेट किया जाता है, प्रिपेयर किया जाता है कि अभी जो पेशेंट अंडर ट्रीटमेंट है, वो इदारे की या फिर जो साइकोलॉजिस्ट है वो उसकी ज़िम्मेदारी है कि वो उसको ट्रीट करे, उसको मैनेज करे, उसको बेहतरी की तरफ लेके आने की कोशिश करे। लेकिन जब क्लाइंट एडिक्शन ट्रीटमेंट के बाद घर पर जाएगा या फिर जब अपनी नॉर्मल लाइफ़ की तरफ दोबारा वापस आएगा, तो उसमें फैमिली ने किस तरह से क्लाइंट को सपोर्ट करना है, किन बातों का ख़्याल रखना है, किन प्रिकॉशनरी मेजर्स को फ़ॉलो करना है, तो ये सब चीज़ें हम फैमिली थेरेपीज़ में क्लाइंट की फैमिली को भी एड्रेस कर रहे होते हैं। तो जो मैनेजमेंट ऑफ ड्रग एडिक्शन है वो थोड़ी लेंथी होती है और इसी वजह से जो हमारी ड्रग की दुनिया है साइकेट्री में वो बहुत अलग है, बहुत मुख्तलिफ है और इसमें काम करना बहुत चैलेंजिंग है। ड्रग के पेशेंट्स को डील करना बहुत लेंथी है, कॉम्प्लेक्स है, लेकिन विद प्रैक्टिस और विद एक्सपीरियंस चीज़ें बहुत आसान हो जाती हैं। हाँ जी जनाब, हमारी स्लाइड्स जो वो ख़त्म हो चुकी हैं। उम्मीद है आज के सेशन में आपको चीज़ों की समझ आई होगी। आप में से किसी का भी कोई सवाल है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। Thank you so much, ma'am. Today's session was very lengthy and आपने बहुत कम टाइम में बहुत अच्छा explain किया and really grateful to having you. Thank you for your time. And students, if you have any queries or questions, you may ask ma'am. Open your mics.